तो बेटा मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर शेयर किया था उसमें मैंने नाइट्रीन इंटरमीडिएट का जो डिस्कशन था, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का डिस्कशन जो है उस लास्ट वीडियो लेक्चर में शेयर किया था। और अब मैं जो लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आज की क्लास जीओसी की लास्ट क्लास है, ठीक है। तो मैं पहले ये देख रहा हूं कि दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किया है, एक अक्षत मिश्रा और दूसरा अंकुश गौर। तुरंत माइक कनेक्ट करो। सर हम्म सर उन्होंने माइक कनेक्ट ही नहीं किया तो सर उनपे वॉइस ही नहीं जा रही सर आपकी शायद। मुझे लगता है शायद मेरा मैसेज पहुंच गया है। हाँ पहुंच गया, ठीक है। तो लास्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखो बेंजाइन और एराइन। बेंजाइन और एराइन। तो इसमें आप नोट करो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लिखो 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन। 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन। 1,2-डाई डिहाइड्रोबेंजीन and their derivative 1,2-di dehydrobenzene and their derivative are called benzene or arine. Are called benzene or arine. 1,2-di dehydrobenzene and their derivative is called benzene or arine. तो आप अगर यहां पे देखो तो बात की जा रही है डाई डिहाइड्रोबेंजीन की। डाई डिहाइड्रोबेंजीन मतलब बेंजीन है, बेंजीन से डाई डिहाइड्रो मतलब दो हाइड्रोजन को रिमूव किया जा रहा है। डी का मतलब रिमूवल होता है, तो बेंजीन से दो हाइड्रोजन को हम रिमूव कर रहे हैं। तो दो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद जो मिलेगा उसको बेंजाइन और एराइन बोलेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे C6H6 है बेंजीन, तो यहां से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया। तो दो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद क्या मिला? C6H4। तो ये जो C6H4 है यही है बेंजाइन और एराइन। लेकिन एक बात और बोली जा रही है कि ये जो दो हाइड्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से भी दो हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होने चाहिए, 1,2 कार्बन से रिमूव होने चाहिए। तो थोड़ा और क्लियरली आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे ये हमने लिया है बेंजीन, बेंजीन के एडजेसेंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद
ये बन जाएगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है यही बेंजाइन। अगर आप बेंजाइन का स्ट्रक्चर को देखो तो बेंजाइन का स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए और बाकी 4 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सारे कार्बन जो बेंजाइन के हैं सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो बात आती है कि इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो यहां पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, लिखो all the carbon all the carbon present in benzene intermediate, all the carbon present in benzene intermediate are sp2 hybridized. All the carbon present in benzene intermediate are sp2 hybridized. sp2 hybridized. अब ऐसा क्यों ऑब्जर्व हो रहा है उसकी वजह देखो और उसकी वजह नोट करो। देखो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट this is due to the fact that this is due to the fact that this is due to the fact that here sidewise overlapping occurs. Here sidewise overlapping occurs. Here sidewise overlapping occurs between sp2 hybrid orbitals. Between sp2 hybrid orbitals, जो कि अपने आप में एक स्पेशल फैक्ट है। This is due to the fact that here sidewise overlapping occurs between two sp2 hybrid orbitals. Between two sp2 hybrid orbitals. तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया हुआ है या आपने पढ़ा होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमेशा एक्सियल ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप नहीं करते। लेकिन यहां पे एक स्पेशल सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप करता है। इनफैक्ट आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइडवाइज ओवरलैप हाइपर कंजुगेशन में भी देखा है। हाइपर कंजुगेशन में भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग कर रहा था। तो यहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है, जो कि एक रेयरली ऑब्जर्व होने वाला फैक्ट है। तो आप यहां पे देखो, अगर हम बेंजीन को कंसिडर करें तो बेंजीन में ये हो गया बेंजीन। अब देखो यहाँ पे जितने भी कार्बन है बेंजीन के, सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब यहाँ पे हर कार्बन के पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि इस पे प्रेजेंट हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एक्सियल ओवरलैप कर रहा होगा। लेकिन ध्यान देना, 2 कार्बन ऐसे हैं जहां पे हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिन कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है वहां पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा,
अब देखो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन चला गया तो जो शेयरिंग में इन्वॉल्व था, शेयरिंग में कार्बन का इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, वो इलेक्ट्रॉन अभी भी प्रेजेंट। ठीक है, तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, और इसी साइड वाइज ओवरलैपिंग के थ्रू वो जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि जब नॉर्मल सिचुएशन में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसमें अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यहां पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। इस वजह से सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp2 है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से यहां पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता तो फिर उस सिचुएशन में दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। बट रियलिटी ये है कि बेंजाइन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो दे आर formed by the removal of two group. They are formed by the removal of two group present at ortho position. They are formed by the removal of two group present at the ortho position of the benzene ring. Present at the ortho position of the benzene ring. They are formed by the removal of two group present at ortho position of the benzene ring. अब उन ग्रुप्स को कैसे रिमूव कर रहे हैं आगे इसी में नोट करो। Where one group is removed in the form of electrofuse, where one group is removed in the form of electrofuse, while other group is removed in the form of nucleofuse. While other group is removed in the form of nucleofuse. While other group is removed in the form of nucleofuse, leaving behind two electrons, leaving behind two electrons which are involved in sp2, hybrid orbital, sidewise overlap. sp2 hybrid orbital sidewise overlap. sp2 hybrid orbital sidewise overlap. तो अब देखो बेटा कैसे बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे दो लिविंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रोफ्यूज है और दूसरा न्यूक्लियोफ्यूज है, तो हम इनको कुछ इस तरीके से रिमूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोफ्यूज है ये विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है।
ठीक है, इलेक्ट्रोफ्यूज विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रोफ्यूज और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाता है, और ये जो न्यूक्लियोफ्यूज है, न्यूक्लियोफ्यूज विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव होता है। इस तरीके से बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट को फॉर्म करने का तरीका है। अब देखो, इस पैटर्न पे प्रोसीड करने वाले कुछ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। अब जैसे मान लो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं अंडर विगरस कंडीशन, मतलब हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर कंडीशन में हीट करते हैं, विगरस कंडीशन यूज करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, यहां से जो अमाइड आयन प्रोड्यूस होता है, अमाइड आयन जो सोडामाइड से मिला, ये अमाइड आयन क्या करता है, ये अमाइड आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। ठीक है, अमाइड आयन यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और ये क्लोरीन विथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव हो जाता है। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाता है। अब इस तरीके से अगर आप देखो तो बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, और इसके साथ बनेगा अमोनिया, और साथ में रिमूव होगा Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है, ये विदाउट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे रिमूव हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, और ये न्यूक्लियोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव हो रहा है। तो ये एक तरीका है बेंजाइन इंटरमीडिएट को फॉर्म करने का। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूं। देखो, जैसे हमारे पास अगर ये है ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हमने इसको कंसिडर किया, और इसको मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट है, मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, इसको मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वैलेंस शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मैग्नीशियम क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है इस कार्बन को जिससे ब्रोमीन अटैच, और जैसे ही कार्बन को ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कार्बन का ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा, इसलिए इमीडिएटली ये ब्रोमीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव हो जाता है। इधर मैग्नीशियम ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, और इधर ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हुआ और ब्रोमीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के रिमूव हो गया। अब देखो इसमें हुआ क्या, ब्रोमीन को
ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर के जा ही रहा है, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले जा रहा है, तो इसलिए ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर मैग्नीशियम को अगर आप देखो, मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ मैग्नीशियम को, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ब्रोमीन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर आप कार्बन को देखो, तो कार्बन को ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन को ट्रांसफर होने से कार्बन को अपने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लेकिन उसके अगेंस्ट कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो अगर कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करने को मिलता है, तो अल्टीमेटली तो कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन का गेन ही हो गया। तो इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कार्बन को अल्टीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और ब्रोमीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब बेंजीन के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए क्या होगा, ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो ब्रोमीन से भी अटैच हो जाएगा और कार्बन से भी अटैच हो जाएगा। तो इससे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट बोलते हैं। MgBr प्रोड्यूस हुआ एंड Cl। अब आप बोलोगे कि मैग्नीशियम जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके MgCl क्यों नहीं बनाया मैग्नीशियम ने, MgBr ही क्यों बनाया? बता सकते हो क्यों हुआ ऐसा? MgBr क्यों बना, MgCl क्यों नहीं बना? ब्रोमीन गुड लीविंग ग्रुप है क्लोरीन से। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी कोई वजह नहीं है। बेसिकली कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक है। तो वीक बॉन्ड को ब्रेक करके ग्रिग्नॉड रिएजेंट फॉर्मेशन ज्यादा आसान है इन कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ब्रेकिंग के थ्रू ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मेशन, इसलिए ये बना है। अब देखो, अब जब हम इसको हीट करते हैं, इसको हीट करने पे क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो जब कभी ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, हेटेरोलिसिस होगी, तो बॉन्ड पेयर कार्बन को ही ट्रांसफर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड पेयर जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड पेयर कार्बन को ट्रांसफर होगा। तो क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर आता है यहाँ पे, और इधर क्लोरीन जो है वो विद शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव होता है। तो इस वजह से यहां पे बन जाता है बेंजाइन, और बेंजाइन के साथ और क्या बना, MgBrCl, ये बन गया MgBrCl। जैसे MgCl2 है वैसे ही MgBrCl ये फॉर्म होता है। तो ये बेंजाइन को फॉर्म करने का दूसरा मेथड होता है। 2 ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है, एक को इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में, दूसरे को न्यूक्लियोफ्यूज के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन न्यूक्लियोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव हुआ है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफ्यूज के फॉर्म में रिमूव होता है ओवरऑल। अब आप देखो, ऐसे ही एक और मेथड को कंसिडर करते हैं। बेंजाइन फॉर्मेशन का तीसरा मेथड आपको बता रहा हूं। बेंजीन रिंग पे के ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप प्रेजेंट, NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप प्रेजेंट। इस कंपाउंड को बोलते हैं एंथ्रानलिक एसिड।
एंथ्रानिलिक एसिड, ये एंथ्रानिलिक एसिड है। अब देखो क्या करते हैं इसको सबसे पहले ट्रीट करते हैं NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ लो टेम्परेचर पे। बताओ क्या होगा? NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl के साथ लो टेम्परेचर पे ट्रीट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए बोलो? Diazotization reaction. डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होनी चाहिए। और यहाँ पे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, तो मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को अगर डाइएजोटाइजेशन में पार्टिसिपेट कराओगे तो वहां एल्कोहल नहीं मिलता है बल्कि डायजोनियम सॉल्ट मिलता है। तो ये जो है NH2 ये डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये बन जाएगा। ये बन गया। अब इसके बाद क्या है, इसको हीट करते हैं एल्कैली के साथ। इसको एल्कैली के साथ हीट करते हैं तो क्या होगा? एल्कैली से मिला हाइड्रोक्सिल आयन, यहां से क्या मिला? हाइड्रोक्सिल आयन। अब ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है? हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है, ठीक है। OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव रिमूव कर लेगा। अब ये जब H पॉजिटिव रिमूव करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर यहां आ जाता है पाई बॉन्ड के फॉर्म, ये यहां आ गया। और ये जो कार्बन और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाता है और इधर से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो देखो ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई, यहाँ पे क्या बन गया? CO2 बन गया, इधर क्या बन गया? H2O बन गया और बेंजाइन। तो इनका फॉर्मेशन होता है। तो एक प्रोडक्ट तो बन गया यहाँ पे बेंजाइन, एक तो ये बेंजाइन बन गया। और क्या बना इसके साथ? नाइट्रोजन गैस। और क्या बना साथ में? CO2 गैस। और क्या बना? H2O बना। तो इस तरीके से बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेंजाइन फॉर्मेशन के मैंने आपको 3 मेथड बताए। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? ये फॉर्मेशन मेथड क्लियर हो गए? अब बेंजाइन की कैरेक्टरिस्टिक में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आई थिंक ये 4th पॉइंट होगा। 4th पॉइंट लिख रहे हो ना? लिखो लिखो। इट एक्ट्स एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। It acts as neutral electrophile during the reaction. It acts as neutral electrophile during the reaction. It acts as neutral electrophile during the reaction, and therefore it can easily react, and therefore it can easily react
and therefore it can easily react with nucleophilic reagent, with nucleophilic reagent, with nucleophilic reagent to give adduct, to give adduct and therefore it reacts easily with nucleophilic reagent to give adduct. अब देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंजाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जबकि जो मैंने पीछे कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई हुई है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, अगर उसके हिसाब से आप देखो तो इसको न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कहीं पे सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड तो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक होता है, और डिसिमिलर एटम के बीच में अगर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक होता है। याद है? अगर सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक होता है, और डिसिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होने पे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सिमिलर एटम के बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए था, बट ये एक्सेप्शनली इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर दिखाता है इसलिए ये बहुत आसानी से न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके एडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो आप देखो जरा इस पैटर्न पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। पहले मैं एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हम बोल रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हमने लिया, ये उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो जब ये रिएजेंट इससे रिएक्ट करता है तो ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस ये दोनों ग्रुप अटैच हो जाते हैं, एक कार्बन से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और दूसरे कार्बन से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैच होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन होता है। ये एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट। अब आप देखो इस पैटर्न पे कौन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करती है। जैसे अगर हम इसको वाटर से रिएक्ट कराएं, वाटर मतलब HOH, तो एक पॉजिटिव पार्ट एक नेगेटिव पार्ट है, एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH अटैच हो जाएगा, तो मतलब यहाँ फिनॉल बन जाएगा। भाई न्यूक्लियोफाइल की जगह पे OH है और इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन अटैच हुआ और इधर OH, तो फिनॉल बन गया। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसी तरीके से देखो अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं HOR, तो देखो ये H पॉजिटिव हो गया और ये OR नेगेटिव हो गया, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा और एक कार्बन से OR ग्रुप अटैच होगा, तो यहाँ पे ईथर बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ, तो एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन से NH2 अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन, एनिलीन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, मान लो HCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन बन जाएगा। अगर हम इसको HCl से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हो। और ये रिएक्शन इसलिए ऑब्जर्व हो रही है क्योंकि बेंजाइन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए आसानी से वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्ट कर जाता है। इवन जो वीक न्यूक्लियोफाइल है उनसे भी रिएक्ट कर जाता है। तो ये क्लियर हो गया सबको? अगर मान लो हम यहाँ पे एसिटिक एसिड यूज करते, ठीक है, एसिटिक एसिड यूज करते तो क्या होता? HOCO CH3 यानी कि H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OCO CH3 ग्रुप अटैच होता है, तो फिनोलिक एस्टर बन जाता है, फिनोलिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बेंजाइन की जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो, इट एक्ट्स एज डाइइनोफाइल, it acts as dienophile in Diels Elder reaction. It acts as dienophile in Diels Elder reaction. अब ये जो डायल्स एल्डर रिएक्शन है बेटा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कंजुगेटेड डाइइन की, ठीक है। डायल्स एल्डर रिएक्शन कंजुगेटेड डाइइन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बेंजाइन, और वहां पे उसका बिहेवियर कैसा होता है? वहां पे उसका बिहेवियर डाइइनोफाइल जैसा बिहेवियर होता है। डाइइनो यानी कि डाइइन, फाइल फिलेइन, डाइइन फिलेइन, यानी कि डाइइन को ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो डाइइनोफाइल की तरह ये बिहेव करता है डायल्स एल्डर रिएक्शन में। तो सबसे पहले डायल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। डायल्स एल्डर रिएक्शन क्या है? तो आप हेडिंग नोट करो, डायल्स एल्डर रिएक्शन। डायल्स एल्डर रिएक्शन इस रिएक्शन का डिटेल लिखो। रिएक्शन का डिटेल लिखो। when alkene is heated with conjugated diene, when alkene is heated with conjugated diene, then there occurs, when alkene is heated with conjugated diene, then there occurs the formation of a six-membered ring. Then there occurs the formation of a six-membered ring. Six-membered ring. अगले को, due to this fact, this reaction is termed as, due to this fact, this reaction is termed as 4+2 addition. 4+2 addition, as well as 4+2 addition, as well as conjugate addition.
कंजुगेट एडिशन भी बोलते हैं इसको। अगर कहीं पे 1,4 एडिशन हो रहा है तो उसको कंजुगेट एडिशन बोला जाता है। अब इसको 4+2 एडिशन क्यों बोल रहे हैं, पहले इसको समझो। ये 4+2 एडिशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 4 कार्बन कंजुगेटेड डाइईन के, कंजुगेटेड डाइईन के 4 कार्बन और एल्कीन के 2 कार्बन ये ऐड हो रहे हैं और उससे 6 मेंबर रिंग बन रही है। 4 कार्बन कंजुगेटेड डाइईन के और 2 कार्बन एल्कीन के, उससे 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे जो एल्कीन के 2 कार्बन है वो डाइईन के जिन 2 कार्बन से अटैच होते हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन 1,4 होती है। एक कार्बन फर्स्ट कार्बन से अगर एल्कीन का एक कार्बन अटैच हो रहा है तो फिर नेक्स्ट कार्बन एल्कीन का 4th कार्बन से, डाइईन के 4th कार्बन से अटैच होता है, इसलिए ये 1,4 एडिशन का एग्जांपल होता है, इसलिए इसको कंजुगेट एडिशन बोलते हैं। बाकी अभी मैं रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं तो फिर आपको समझ में आएगा। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन में एक एल्कीन और एक कंजुगेटेड डाइईन को हीट करते हैं, तो हीट करने पे 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रिएक्शन को 4+2 एडिशन या कंजुगेट एडिशन भी बोलते हैं। तो अब जरा देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। हमारे पास एक कंजुगेटेड डाइईन और इसके साथ एक एल्कीन, कंजुगेटेड डाइईन है और उसके साथ एल्कीन, इसको हीट कर, ठीक है। तो हीट करने पे क्या होता है, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करती है। ये वाला पाई बॉन्ड जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को ये कार्बन यूज करके इस कार्बन के साथ अटैच होता है। ये वाला कार्बन इस पाई बॉन्ड को यूज करके इस कार्बन से अटैच होता है। तो एल्कीन का ये वाला कार्बन यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को यूज करके इससे अटैच होता है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इसका ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाएगा, इसलिए इमीडिएटली ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ आ गया। तो अब अगर आप इस तरीके से देखो तो यहाँ पे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अभी मैंने उन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया है जिनकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। अब देखो इन दोनों कार्बन के बीच में एक बॉन्ड यहाँ पे पार्सली फॉर्म होगा, तो यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड होगा इन 2 कार्बन के बीच में। उसी तरीके से देखो ये वाला कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में भी पार्शियल बॉन्ड होगा, पार्शियल बॉन्ड। अब आप देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये पार्शियली ब्रेक हो रहा है और उसी को यूज करके ये दोनों आपस में अटैच हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड तो कंप्लीट होगा और एक बॉन्ड यहाँ पे पार्शियल सिचुएशन में लाई करेगा, पार्शियल बॉन्ड यहाँ होगा। उसी तरीके देखो ये वाला बॉन्ड भी पार्शियली ब्रेक हो रहा है। अब आप देखो इधर एक बॉन्ड पार्शियली फॉर्म हो रहा है इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड है, और आप देख रहे हो इधर ये बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये समझ में आया बेटा, ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये क्लियर हुआ सबको। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बन जाता है, ये एंड प्रोडक्ट।
अब इसमें देखो ये 4 कार्बन डाइईन के और 2 कार्बन एल्कीन के, तो 4 कार्बन ये और 2 कार्बन 4+2 एडिशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको 4+2 एडिशन हो रहा है। बाकी आप देख रहे हो कि जो एल्कीन के 2 कार्बन है वो एक तो इस कार्बन से अटैच हो रहा है और दूसरा इस कार्बन से अटैच हो रहा है। ये दोनों कार्बन के रिलेटिव पोजीशन 1,4 है, तो ये 1,4 एडिशन है, इसलिए इसको कंजुगेट एडिशन भी बोला जाता है। तो ये है डायल्स-एल्डर रिएक्शन के प्रोसीड करने का पैटर्न, आप मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, ये डायल्स-एल्डर रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो अब आप नोट करो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन, लिखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल्स-एल्डर रिएक्शन। Characteristic of Diels-Alder reaction. तो इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो इन डायल्स-एल्डर रिएक्शन, in Diels-Alder reaction, in Diels-Alder reaction, alkene used, in Diels-Alder reaction, alkene used acts as, in Diels-Alder reaction, alkene used acts as electrophile. Alkene used acts as electrophile. In Diels-Alder reaction, alkene used acts as electrophile, whereas diene used acts as nucleophile. Acts as nucleophile. यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है बेटा, इन ओल्ड टर्म्स, ये ब्रैकेट में लिख लेना, इन ओल्ड टर्म्स। लेकिन क्वेश्चन आज भी जो पूछे जाते हैं उसमें ओल्ड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन डायल्स-एल्डर रिएक्शन एल्कीन यूज्ड एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल एंड डाइईन यूज्ड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। ये ओल्ड टर्म्स में बात की जा रही है। एंड therefore presence of electron withdrawing group, and therefore presence of electron withdrawing group, and therefore presence of electron withdrawing group, and therefore presence of electron withdrawing group on alkene, and therefore presence of electron withdrawing group at alkene, and presence of electron donating group on diene, and therefore presence of electron withdrawing group at alkene, and presence of electron donating group at diene, and presence of electron donating group at diene increases their reactivity, increases their reactivity towards Diels-Alder reaction, increases their reactivity towards Diels-Alder reaction, increases their reactivity towards Diels-Alder reaction। तो अब जैसे देखो बेटा, ये है डाइईन। अगर मान लो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हमने डाईन पे कंसिडर किया, और मान लो ये है एल्कीन, यहां पे हमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप को कंसिडर किया, तो एक रिएक्शन तो ये हो रही है, ठीक है, एक रिएक्शन ये प्रोसीड कर रही है। दूसरी रिएक्शन को आप देखो, दूसरी रिएक्शन है जिसमें यहां पे विथड्राइंग ग्रुप को हमने कंसिडर किया है, और इधर हमने डोनेटिंग ग्रुप को कंसिडर किया। ये दो कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन के, ठीक है। मान लो ये कॉम्बिनेशन ए है और ये कॉम्बिनेशन बी है, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के थ्रू, यहां पे ये बन जाएगा और दूसरे वाले में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1 और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो K1 और K2 को कंपेयर करने पे क्या रिजल्ट ऑब्जर्व होगा बताओ? अगर K1 और K2 को कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट ऑब्जर्व होगा? K1 greater than K2. K1 ग्रेटर देन K2 होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिएक्शन कॉम्बिनेशन ए इज फास्टर देन दैट ऑफ कॉम्बिनेशन बी, मतलब ये वाली रिएक्शन फास्ट है इसके कंपेयर में। अब इन्होंने क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये देखो यहाँ पे डाईन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डाईन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जो इसको बेटर न्यूक्लियोफाइल बनाता है, और एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है जो कि इसको बेटर इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, जबकि यहाँ पे ये पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा और ये पुअर इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पुअर है, इलेक्ट्रोफाइल पुअर है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बेटर है, इलेक्ट्रोफाइल भी बेटर है, इसलिए ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी, ये वाली रिएक्शन स्लो होगी। तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर हम यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिखाए हैं तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू ये प्रोडक्ट बना होगा पहले वाले केस में। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले तो ये लोन पेयर जो है ना वो डीलोकलाइज होकर के यहाँ आएगा पाई बॉन्ड पेयर बनकर, फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ आ गया लोन पेयर बन करके, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो क्या होगा, ये कार्बन उसके थ्रू इस पे अटैक कर जाएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर वो यहाँ आ गया। वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो नेचुरल सी बात है ये पाई बॉन्ड इधर ही आना चाहिए। अब फिर क्या हुआ, ये कार्बन जो लोन पेयर इस कार्बन को मिला है, यहाँ वाले कार्बन को, वो कार्बन उस लोन पेयर को यूज करके इससे अटैच होगा, और फिर ये पाई बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर होगा,
और फिर ये पाई बॉन्ड पेयर वापस लोन पेयर बन जाएगा, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जबकि इस केस में अगर आप देखो तो इस केस में क्या होना चाहिए, इसमें अगर आप देखो तो ये यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये यहां ट्रांसफर होगा, ये यहां ट्रांसफर होगा, फिर ये कार्बन जो है वो इस पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ जाना चाहता है कंजुगेशन की वजह से। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है। तो ऐसा अगर आप देखो तो ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, इसीलिए ये वाली रिएक्शन स्लो है और ये वाली रिएक्शन फास्ट है। जैसा रिएक्शन का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट। अब आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल सेल्डर रिएक्शन में सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट लिखो, देखो ड्यूरिंग डायल सेल्डर रिएक्शन, ड्यूरिंग डायल सेल्डर रिएक्शन, ड्यूरिंग डायल सेल्डर रिएक्शन diene used, during Diels-Alder reaction diene used, during Diels-Alder reaction diene used, diene used must have, during Diels-Alder reaction diene used must have S-cis form of arrangement, S-cis form of arrangement। तो डाइन जो हम यूज कर रहे हैं डायल-सेल्डर रिएक्शन में, उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? बोले उसका अरेंजमेंट होना चाहिए एस-सिस, एस-सिस फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट होना चाहिए। तो अब बात आती है ये एस-सिस क्या है? अगर एस-सिस की बात करें तो ऑब्वियसली एस-ट्रांस जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता होगा। तो अब आप देखो अगर हम डायल-सेल्डर रिएक्शन को कंसीडर, मतलब यहाँ पे जो डाइन है, डाइन के दो अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक अरेंजमेंट डाइन का ऐसा है जिसको हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं, और दूसरा अरेंजमेंट डाइन का ऐसा है। ये दो अरेंजमेंट डाइन के लिए पॉसिबल है, इसको बोला जाता है एस सिस और इसको बोला जाता है एस ट्रांस। देखो ये इसका जो शेप है ना वो एस जैसा कुछ दिखता है, इसीलिए इसको एस ट्रांस बोलते हैं और उसी पैटर्न पे इसको एस सिस बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो ये जो दोनों फॉर्म है एस सिस और एस ट्रांस, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों फॉर्म इंटर कन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री रोटेशन ऑब्जर्व होता है, यहाँ पे फ्री रोटेशन ऑब्जर्व होता है। तो फ्री रोटेशन की वजह से ये दोनों फॉर्म क्या है? दे आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, तो एस सिस और एस ट्रांस ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब एक बात और अगर एस सिस फॉर्म को कंसीडर करें तो ये वाला फॉर्म लेस स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इधर भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम साइड में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन होता है, वो रिपल्सन इसको डीस्टेबलाइज करता है। बेटा जरा वेट करना।
तो यहां पे अगर आप देखो तो क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम साइड में लाई कर रहा है, इस वजह से ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल होगा। तो ये जो है ये है लेस स्टेबल, और ये है मोर स्टेबल। ठीक है, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेस स्टेबल फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर लेस स्टेबल फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो इंथैल्पी होगी वो नेगेटिव आएगी। ये क्लियर है बेटा? अब जरा आप देखो, बोल रहा है कि डायल सेल्डर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है जो लेस स्टेबल है। ठीक है, जो फॉर्म लेस स्टेबल है वो डायल सेल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो फॉर्म मोर स्टेबल है वो नहीं पार्टिसिपेट करता। तो इसका मतलब कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखोगे रूम टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम मिक्सचर में ये ज्यादा अमाउंट में होगा, एस ट्रांस ज्यादा अमाउंट में होगा एस सिस के। लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है एस सिस को, तो हमें इक्विलिब्रियम को एस सिस की तरफ शिफ्ट कराना होगा। हमें इक्विलिब्रियम को एस सिस की तरफ शिफ्ट कराना होगा जिससे कि इसका अमाउंट बढ़े। और अगर इसका अमाउंट बढ़ेगा तो डायल सेल्डर रिएक्शन में ये कंजुगेटेड डाइन इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम को एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, ध्यान देना, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यही रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो हमें इक्विलिब्रियम को एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव कराना है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे। इसीलिए डायल सेल्डर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म होती है। तो आप इस बात को नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो, Diels-Alder reaction proceed at high temperature. Diels-Alder reaction proceed at high temperature because Diels-Alder reaction proceed at high temperature because in Diels-Alder reaction, S-cis form of conjugated diene, S-cis form of conjugated diene, Diels-Alder reaction proceed at high temperature because Diels-Alder reaction proceed at high temperature because in this reaction S-cis form is involved. S-cis form is involved whose equilibrium composition increases at higher temperature. Whose equilibrium composition increases at higher temperature. Whose equilibrium composition increases at higher temperature. अगर आप हायर टेम्परेचर को यूज करोगे तो हायर टेम्परेचर पे इसका कंपोजिशन बढ़ेगा, और इसका कंपोजिशन अगर बढ़ेगा तो डायल-सेल्डर रिएक्शन और फेवरेबल होगी। इसलिए ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करती है। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको बेटा? Yes. अच्छा, बात आती है कि इस रिएक्शन में एस-सिस ही क्यों पार्टिसिपेट करता है, एस ट्रांस क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता? तो जरा उसको आप समझो, एस-सिस के पार्टिसिपेट करने की वजह क्या है यहाँ पे?
जैसे ये एस सिस है, इसको हमने एल्कीन के साथ ट्रीट किया। एल्कीन के साथ ट्रीट करने पे यहां पे ऐसा एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब अगर हम एस ट्रांस को कंसीडर करें तो एस ट्रांस के केस में क्या होगा? मान लो मैं यहाँ पे एस ट्रांस यूज कर रहा हूं, इसके साथ हमने ये एल्कीन यूज किया। अब क्या होगा इस केस में? इस केस में भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, लेकिन वो ट्रांजिशन स्टेट कैसा होगा देखो। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा अगर आप एस ट्रांस को यूज करोगे। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या है? हाईली स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट, हाईली स्ट्रेन्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट अगर आप देखो तो ये क्या है? ये स्टेबल है, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल है, जबकि ये वाला ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये अनस्टेबल होगा। इसमें एक पार्ट को और दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ये बेसिकली ना, ये एल्कीन के 2 कार्बन को भी यहां दिखा रहा है, ये एल्कीन के 2 कार्बन, बाकी ये डाइन का कार्बन, यहाँ पे भी पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर होगा। ये हाईली स्ट्रेन ट्रांजिशन स्टेट है। देखो, एक तरफ तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट अपने आप में बहुत अनस्टेबल होता है, ऊपर से ये हाईली स्ट्रेन्ड है। तो हाईली स्ट्रेन ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से क्या होता है? ये जो एस ट्रांस है ये इस ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाता है, और अगर ये इस ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म नहीं करेगा तो नेचुरल सी बात है कि फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए डायल्स-एल्डर रिएक्शन हमेशा एस सिस के साथ प्रोसीड करती है, एस ट्रांस के साथ प्रोसीड नहीं करती। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? डायल्स-एल्डर रिएक्शन में एस सिस ही क्यों पार्टिसिपेट करता है, एस ट्रांस क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब देखो, इसी के बेसिस पे एक और फैक्ट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप आगे जब ये डाई इन की रिएक्शन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए बता दे रहा हूं आपको। अगर हम डायल्स-एल्डर, अगर हम मान लो कोई कंजुगेटेड डाइइन को कंसीडर करते हैं, एक कंजुगेटेड डाइइन है हमारे पास, और इस कंजुगेटेड डाइइन को हम एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से हमने इसको रिएक्ट कराया। जब हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन के थ्रू एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोडक्ट को ये प्रोड्यूस करता है ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू। ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और फिर उसके बाद इस ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के थ्रू फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखो
तो ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे इसलिए फॉर्म पा रहा है क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबल। अगर आप एस ट्रांस को कंसिडर करोगे, एस ट्रांस को अगर ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से रिएक्ट कराया जाए तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एस ट्रांस को ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा। ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा जो कि हाईली स्ट्रेन ट्रांजिशन स्टेट है। इसलिए आगे क्या होगा, आगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बने। इस वजह से जो कंजुगेटेड डाइइन होगा एस ट्रांस, उसको कभी भी अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमेशा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इस बात को आप नोट कर लो, नोट में लिखो, इसको लिखो। S-cis form of conjugated diene, S-cis form of conjugated diene gives 1,4 addition product. S-cis form of conjugated diene gives 1,4 addition product, 1,4 addition product. Whereas S-trans form of conjugated diene, whereas S-trans form of conjugated diene gives 1,2 addition product. S-trans form of conjugated diene gives 1,2 addition product, 1,2 addition product during electrophilic addition, during electrophilic addition, during electrophilic addition। ठीक है, तो अब अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्योंकि S-cis फॉर्म हायर टेम्परेचर पे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा और S ट्रांसफॉर्म ऑफ लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा, तो जब ये ज्यादा अमाउंट पे होगा तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और ये ज्यादा अमाउंट पे होगा तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब अगर कंजुगेटेड डाइइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करता है एट हायर टेम्परेचर तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, बट कंजुगेटेड डाइइन अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट करता है एट लोअर टेम्परेचर तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो आप नोट कर लो, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट, and therefore we can say that, and therefore we can say that at higher temperature, at higher temperature, at higher temperature conjugated diene gives 1,4 addition product, gives 1,4 addition product, gives 1,4 addition product, and at lower temperature, and at lower temperature, and at lower temperature it gives 1,2 addition product, and at lower temperature it gives 1,2 addition product,
It gives 1,2 addition product. तो ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? अगर आप कंजुगेटेड डाइईन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पार्टिसिपेट कराते हो और रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हो तो वहां पे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि तब एसिस ज्यादा अमाउंट में होगा। और अगर आप रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हो तो वहां पे एस ट्रांस ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसके साथ 1,2 एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल-सेल्डर रिएक्शन में नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लास्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायल-सेल्डर रिएक्शन का लास्ट पॉइंट लिखो। देखो, डायल-सेल्डर रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। डायल-सेल्डर रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। डायल-सेल्डर रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। अब इसका क्या मतलब है? देखो, इट मीन्स configuration of product produced. It means configuration of product produced. It means configuration of product produced is same. It means configuration of product produced is same as that of configuration of alkene involved. As that of configuration of alkene involved. Configuration of product produced is same as that of configuration of alkene involved. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। डायल-सेल्डर रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। डायल-सेल्डर रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक। It means configuration of product produced. It means configuration of product produced is same. It means configuration of product produced is same as that of configuration of alkene involved. Configuration of alkene involved. ठीक है, तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमने ये कंजुगेटेड डाइईन लिया और इस कंजुगेटेड डाइईन के साथ मान लो हमने ये एल्कीन लिया, तो यहां पे आप देख रहे हो जो एल्कीन है, एल्कीन का अरेंजमेंट कैसा है? सिस। एल्कीन का अरेंजमेंट सिस है। तो अगर एल्कीन का अरेंजमेंट सिस है तो जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे रिएक्शन में वो भी सिस फॉर्म को एक्वायर करेगा। कैसे सिस फॉर्म को एक्वायर करेगा? देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये दोनों एल्डिहाइड ग्रुप सेम साइड में, तो सिस फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि एल्कीन सिस फॉर्म वाला अरेंजमेंट को एक्वायर कर रहा था। अगर हम यहीं पे एल्कीन का ट्रांस अरेंजमेंट को कंसीडर करें, हम लोग ये एल्कीन का ट्रांस अरेंजमेंट है, ट्रांस ब्यूटुइन। अब इसके साथ हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
तो जब एल्कीन ट्रांस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी ट्रांस होगा, और जब एल्कीन सिस होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सिस होगा। इसीलिए हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। ये समझ में आया सबको? जैसा कॉन्फ़िगरेशन एल्कीन का होगा वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन फाइनल प्रोडक्ट का भी होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं डायल्स-एल्डर रिएक्शन पे बेस्ड। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक डाइईन है, ये डाइईन हमने कंसिडर किया साइक्लोपेंटाडाइन, और इसके साथ एक डाई इनोफाइल, यानी कि हमने एक एल्कीन ले लिया। अब देखो, वही मॉलिक्यूल यहाँ पे डाइईन भी है, वही मॉलिक्यूल डाइइनोफाइल भी है, क्योंकि देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन भी है और ये डाइईन भी है। अब या इसको अगर हम हीट करें, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन के दो मॉलिक्यूल को हमने हीट कर दिया, हीट करने पे ये आपस में डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ही डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड पेयर को यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा। तो अब अगर आप इस तरीके से देखो, तो क्या है, ये चार कार्बन इसके और दो कार्बन ये, मैं देखो चार कार्बन कौन से हैं वो दिखा रहा हूं आपको। ये चार कार्बन और ये दो कार्बन जिनपे रेड डॉट बनाया हुआ है, ये 6 कार्बन मिलकर के 6 मेंबर्ड रिंग बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इस 6 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये जो डाइईन है, डाइईन का ये वाला जो दो कार्बन है, ये ऑलरेडी एक और ब्रिज के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है, एक कार्बन का ब्रिज के थ्रू ये कनेक्टेड है। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं ऐसे, ये आपस में देखो ये कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है आपस में, और इधर अगर आप देखो तो क्या है, ये इधर एक 5 मेंबर्ड रिंग है, तो वो 5 मेंबर्ड रिंग एज इट इज प्रेजेंट होगी। ये 5 मेंबर्ड रिंग इधर एज इट इज प्रेजेंट होगी, और उसमें एक डबल बॉन्ड तो इन्वॉल्व हो गया रिंग फॉर्मेशन में, एक डबल बॉन्ड अभी भी वहां पे प्रेजेंट है। तो ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोड्यूस होगा डायल्स-एल्डर रिएक्शन के थ्रू। ये आया समझ में? हमने साइक्लोपेंटाडाइन के ही दो मॉलिक्यूल ले लिए जो आपस में डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन ये डाई कंजुगेटेड डाइन भी है और इसके अंदर डबल बॉन्ड होने से ये एल्कीन की तरफ भी बिहेव करता है। इसी तरीके से फ्यूरॉन को अगर ले, फ्यूरॉन अगर फ्यूरॉन को कंसिडर करते हैं तो ये भी डायल्स-एल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। सिमिलर पैटर्न पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये इसके साथ अटैच होगा इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड पेयर के थ्रू इससे अटैच होगा, ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, सेम पैटर्न पर रिएक्शन प्रोसीड करेगी। पहले एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लिया,
इधर एक 5 मेंबर रिंग होगी ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और इधर ऑक्सीजन के थ्रू एक ब्रिज होगा। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आया समझ में? ये समझ में आया? अब इसी तरीके से देखो बेटा, जैसे बेंजाइन है हमारे पास, फॉर्मेशन कैसे होता है वो पीछे मैंने आपको बताया हुआ। मान लो एक बेंजाइन, बेंजाइन के बारे में मैंने बताया कि डाइइनोफाइल की तरह बिहेव करता है। इधर हमने यूज किया साइक्लोपेंटाडाइन। बेंजाइन है और साइक्लोपेंटाडाइन। अब इनके बीच में कैसे रिएक्शन होगी देखो, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड पेयर के थ्रू इससे अटैच होगा, ये कार्बन इस पाई बॉन्ड पेयर के थ्रू इससे अटैच होगा, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। तो हीट करने पे डायल-सेल्डर रिएक्शन होगी। अब डायल-सेल्डर रिएक्शन के थ्रू देखो, एक तो यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, और इधर एक 6 मेंबर रिंग और होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ये जो 2 कार्बन है ये इस ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में आ गया? अब यहीं पे अगर आप फ्यूरॉन लो, अगर आप फ्यूरॉन कंसीडर करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन आ जाएगा अगर फ्यूरॉन लोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि जो बेंजाइन है, बेंजाइन बहुत इजीली डायल-सेल्डर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वहां पे वो डाइइनोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो मैंने बेंजाइन इंटरमीडिएट का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर दिया है। तो जीओसी फिनिश हो गई बेटा। नेक्स्ट क्लास जो होगी, मतलब कल वाली क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। कल की क्लास में स्टार्ट होगा एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। आपके पास एनसीईआरटी का 2nd वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है? सर कल ऑफलाइन क्लास भी होगी? सर ऑफलाइन क्लास होगी कल करनाल में? बेटा कल शायद जो है वो किसान आंदोलन है वहां पे। यस सर। यस सर। तो फिर मुझे लग रहा है कि वहां पे सब कुछ डिस्टर्ब ही रहेगा, तो बहुत कम ही पॉसिबिलिटी है। फिर भी जैसे सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। सुबह में मैसेज करूंगा मैं। ओके सर।